नमस्कार दोस्तों, देश की संसद में ओपीएस को लेकर बहुत गर्मागर्मी हो गई है। यहाँ सरकार ने बताया ओपीएस का क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है और क्या ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है और इसकी पूरी डिटेल क्या इसका 8th पे कमीशन पर प्रभाव पड़ने वाला है और कितनी सैलरी हाइक होने वाली है, ये भी दोस्तों इसमें बताया गया है। इवन एक और नोटिफिकेशन आया है जिसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आयकर को लेकर, विभाग को लेकर। तो वो भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और चलिए आगे जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा गया है भारत की लोकसभा में कि जिसका उत्तर भी दिया गया है कि राज्य द्वारा एनपीएस से ओपीएस में प्रत्यावर्तन के दीर्घकालिक राजकोषीय क्या क्या निहितार्थ हो सकते हैं, यानी जिन्होंने जिन भी राज्यों ने एनपीएस से ओपीएस में बदलाव किया है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्या ये क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में प्रत्यावर्तन के राज्यों के निर्णयों को नियंत्रित करने वाले विनियामक तंत्र का ब्यौरा बताइए, यानी किन किन ने इसको चेंज किया है और क्या ऐसे परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक है या पूरी तरह से राज्य के नीतिगत विवेकाधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये बोला गया कि क्या एनपीएस से ओपीएस में डायरेक्ट की ट्रांसफ़र किया जा सकता है या केंद्र सरकार की स्वीकृति इसमें चाहिए, और यदि हाँ तो उसका क्या ब्यौरा है। और क्या सरकार को जानकारी कि हिमाचल प्रदेश सहित देश के कुछ राज्यों ने संचित एनपीएस निधि के पीएफटीआरए अधिनियम 2013 और अंशदाताओं के सेवानिवृत्त कोष की समीक्षा करने वाले वैधानिक उपबंधों के अधीन निकासी योग्य न होने के बावजूद ओपीएस से प्रत्यावर्तन का प्रयास किया है, और यदि हाँ तो संचित निधि का राज्यवार ब्यौरा बताइए। क्या सरकार ने हाल ही में सीएजी की उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ओपीएस में प्रत्यावर्तन से राज्य के बजट संकुचित हो रहे हैं। जी हाँ, ओपीएस के प्रत्यावर्तन से राज्य के बजट संकुचित हो रहे हैं, ये ऐसी सीएजी की रिपोर्ट है और प्रति देनदारी बढ़ रही है। यदि हाँ तो इसके बारे में भी ब्यौरा पूछा गया है। ऐसे राज्यों पर ओपीएस में प्रत्यावर्तन का अनुमानित राजकोषीय प्रभाव क्या है और राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन के लक्ष्यों का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध तंत्र क्या है, ये भी पूछा गया है। ओपीएस के प्रत्यावर्तन का पूंजीगत व्यय पर पड़ने वाले दबाव और दीर्घकालिक अंतर पीढ़ीगत राजकोषीय देनदारी संबंधी चिंताओं को उजागर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे ओपीएस को लेकर सवाल पूछे गए हैं जिसका उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा ही। तो मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा यहाँ पे। निश्चित तौर पे जिन राज्यों में ओपीएस लागू है या फिर क्या उसके प्रभाव पड़ सकते हैं आने वाले टाइम में, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण जो पीएफडीआरए होता है, तो उसका अधिनियम 2013 की धारा 12(4) में निर्धारित किया गया कि राज्य सरकार अथवा संघ राज्य श्रेष्ठ प्रशासक अधिसूचना द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विस्तार कर सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन पूर्णतः राज्य के नीतिगत विवेकाधिकार के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था क्या केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये क्लियर किया गया है कि राज्य सरकार के नीतिगत विवेकाधिकार के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। इसमें कोई भी केंद्र सरकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसके अलावा ये पूछा गया राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से पुरानी पेंशन योजना में प्रत्यावर्तन के संबंध में सरकार पीएफडीआरए को सूचित किया है। दिनांक 31/12/2025 की स्थिति के अनुसार राज्य के विवादों की संचित एनपीएस का ब्यौरा जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इन्होंने अपने आप सरकार को उस बारे में सूचित भी किया है और 31/12 की रिपोर्ट के अनुसार स्थिति वर्तमान में दी गई है। छत्तीसगढ़ में कितने अभिदाताओं की संख्या है, कुल अंशदान की राशि कितनी है और प्रबंधनाधीन आस्ति कितने रुपए है, यानी 22,000 करोड़ रुपए ही है छत्तीसगढ़ में। ऐसे हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और पंजाब में ये डिफरेंट स्थिति दी गई है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में अभिदाताओं की संख्या है जो कि 5 लाख के आसपास है। अब जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी उस पर भी दोस्तों यहाँ बताया गया कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कतिपय राज्यों द्वारा ओपीएस में प्रत्यावर्तन के राजकोषीय निहितार्थ पर प्रकाश डाला गया है। इससे संकेत मिलता है कि ओपीएस एक गैर वित्त पोषित सुनिश्चित लाभ पेंशन योजना के कारण मध्यम से लंबी अवधि तक प्रतिबद्ध राजकोषीय देनदारियों की वृद्धि करता है, जिससे राज्य स्तरीय राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के लक्ष्यों की महत्ता को कम करने वाला है। और आरबीआई की जो राज्य वित्त 22-23 की जो रिपोर्ट थी दोस्तों, उसमें भी बताया गया था कि ओपीएस में प्रत्यावर्तन से राजकोषीय संस्थानों से होने वाली वार्षिक बचत अल्पकालिक होती है। वर्तमान खर्चों को भविष्य की निधि के स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में गैर वित्त पोषित पेंशन देनदारियों के संचय का जोखिम उठाते हैं। और उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन चौथा और पांचवा पूछा गया था उसका भी यहाँ पर उत्तर दिया गया है। ये आरबीआई बुलेटिन में दिए गए मूल्यांकन के अनुसार ओपीएस में प्रत्यावर्तन के परिणाम स्वरूप अल्प अवधि में पेंशन के व्यय में कमी आती है, जिससे दीर्घ अवधि में गैर वित्तीय पोषित पेंशन देनदारियों की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ओपीएस में प्रत्यावर्तन पेंशन का बोझ 2030 तक एनपीएस अनुसार से अधिक होने का अनुमान है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा अनुमान हो सकता है, पर सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रतिबंध यहाँ पे नहीं दिया गया है कि सरकार उसको बंद करेगी या नहीं करेगी, ऐसा कोई भी इसमें नहीं बताया गया है। इवन सरकार का कोई केंद्र सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं है, जैसे कि ऊपर बताया गया आपको।
और राजकोषीय सहायता के लिए जोखिम उत्पन्न होगा। इसके अलावा सभी राज्यों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों को अधिनियमित किया है तथा संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा एफडीएम अधिनियम की अनुपालना की निगरानी की गई है। सरकार पीएफडीआरए ने राज्यों को संबोधित करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला है कि ओपीएस से विशेषकर बढ़ती उम्र के कारण वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे ऐसे राज्यों में पूंजीगत में बाधा आ सकती है और दीर्घकालिक पीढ़ीगत राजकोषीय देनदारी उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ उत्तर में दिया गया है कि केंद्र सरकार का ऐसा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। केंद्र सरकार को बंद करना या फिर चेंज करने के प्रावधान में नहीं है। हालांकि इससे सरकारों पर कुछ बोझ पड़ेगा तो उसके लिए वो उनकी देनदारियों पर ही ये निर्भर करता है। इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा गया है, बहुस्तरीय जो कर ढांचा है यानी कि जो डिफरेंट टैक्स दिए जाते हैं उसको लेकर सरकार के क्या विचार है। सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में आयकर अधिकर और उपकर जीएसटी सहित अन्य उच्च बहुविधि करों के कारण मध्यम वर्ग वेतनभोगी कर्मचारी और पेशेवर आर्थिक रूप से शोषित महसूस कर रहे हैं। यदि हाँ तो उसका क्या ब्यौरा है। यानी जो कर्मचारी वगैरह हैं आय के कारण उनको काफ़ी ज़्यादा बोझ आ रहा है। सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि बहुस्तरीय ढांचा नागरिकों की वास्तविक आय बचत को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यदि है तो उसका क्या ब्यौरा दिया गया है। सरकार वर्तमान कठोर नीतियों का तत्काल सुधार नहीं किया गया तो भारत कर वसूली करने वाला राष्ट्रीय नहीं रह जाएगा और इसके बजाय करदाताओं को खोने वाला राष्ट्र बन जाएगा। यदि है तो इसका क्या ब्यौरा है। सरकार के पास अत्यधिक कराधान का बोझ तले भारतीय नागरिकों को रोक रखने के लिए आयकर उपकर अधिभार जीएसटी में वास्तविक और ठोस सुधार लाने के लिए कोई स्पष्ट रूपरेखा है तो उसके बारे में पूछा गया है। और क्या है उच्च बहु करदान वाली प्रणाली नागरिकों को विदेश में मुक्त देशों का प्रयास करने के लिए बाध्य कर रही है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा बताइए और इसको नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो कैसे छह सैनी सभी प्रश्नों का एक साथ उत्तर दिया गया है। ऐसे गया कि बीच में लिखा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, केंद्र सरकार पर इसका कोई बोझ नहीं है और कोई कर वसूली ज़्यादा नहीं की जा रही है। केंद्र राज्यों के बजट के दस्तावेजों के वर्ष 2025-26 में देश को कर से घरेलू उत्पाद का अनुपात 18.4 है। यह G20 की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्था में सबसे कम है। जी हाँ, सबसे कम जो है घरेलू उत्पाद जो जीडीपी का है वो 18.4 है, जो कि सबसे कम कर वसूली लिया जा रहा है। सरकार ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार किए गए, जिसका विलग्न अनुगमन मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। और जो डय और चा पूछा गया था, आखिरी सवाल जो पूछा गया था, बहु नागरिक विदेश में जाकर कर मुक्त के लिए बाध्य कर रही है नहीं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने साफ मना किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उपयुक्त चेक जो कि डय में दिया गया है इसके चेक का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे जिसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। और आने वाले टाइम में मैं आपके साथ एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिस पे 8th कमीशन पे क्या लेटेस्ट अपडेट अभी आए हैं वो भी मैं आपको तुरंत बताने वाला हूँ। आपके क्या विचार है इसको लेकर आप मुझे अपने कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।